हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की। एपिसोड शुरू होता है तो कलर्स की टीम, बिग बॉस की टीम जो है आदरणीय रतन टाटा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बिग बॉस की टीम के साथ साथ, कलर्स की टीम के साथ साथ हम भी अपनी तरफ से रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे जो देश का डेवलपमेंट या विकास इतना जो कुछ हुआ है उसमें टाटा ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऑल दो टाटा जी के ऊपर मुझे वीडियो लाना है, बट आजकल मेरे को एक ही वीडियो का टाइम मिल पा रहा है और क्या पता भाई आने वाले 2-3 दिन में शायद मैं वीडियो डाल भी ना पाऊँ, क्योंकि शायद मुझे बाहर कहीं जाना पड़ेगा। तो अभी से मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा कुछ रूटीन चल रहा है कि शायद मैं 1-2 दिन वीडियो ना भी डाल पाऊँ। तो अगर अचानक से वीडियो आपको ना मिले तो आप समझ जाइएगा कि भाई मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुका हूँ। एनीवेज़ अब आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो ये जो एपिसोड था ये शुरू हुआ था रतन जी यानी कि रतन टाटा जी के नाम से, बट पिछले 3-4 एपिसोड की ही तरह इस पूरे एपिसोड को अपने शोल्डर पर कैरी करने वाला इंसान कौन है? उनका नाम जो है उसमें भी रतन है, बट आगे गन नहीं गुण लगा है। तो गुण रतन जो है वो अपने गुण भर-भर के इस एपिसोड में दिखा रहे थे। इनफैक्ट बिग बॉस ने तो आई थिंक एक 3-4 मिनट का वीडियो उन्हीं के ऊपर डेडिकेट करके बना करके दिखाया कि क्या ज़बरदस्त अंदाज़ में वो घरवालों के साथ-साथ ऑडियंस को भी एंटरटेन कर रहे हैं। और बिग बॉस ने वॉइस ओवर में बोला ही था ना कि आप टीवी फेस नहीं है, आप बॉलीवुड के सेलेब नहीं है, आप एंटरटेनर नहीं है, बट इसके बावजूद आप ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं ऑडियंस को। तो ये जो बिग बॉस का डायलॉग था, ये कहीं न कहीं बाकी के जो सो कॉल्ड एक्टर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, उनके मुँह पर करारा थप्पड़ भी था कि तुम लोगों के होते हुए एक नॉन एक्टर जो है वो पब्लिक को ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एंटरटेनमेंट तो अपनी जगह है, बट एंटरटेनमेंट को साइड में रख दें तो जो दबंग पर्सनैलिटी है गुणरत्न साहब की, हालाँकि गुणरत्न साहब जो कि डाकुओं के खानदान के चश्मो-चराग हैं, हम डाकुओं के खानदान से, हम कोर्ट में भी यही भूमिका रखते हैं, सरकार मुझसे डरती है, दाऊद मुझसे डरता है, नहीं, मैं जेल नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आपसे बात करके आया था कि ये खेला खेला दुनिया के लिए होगा, मैं यहाँ पर भारत के संविधान का पालन करने आया हूँ। आहा! फ्लो में उन्होंने मेकर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस सब की धज्जियां उड़ा करके रख दी। और जैसा कि हम पिछले 2-3 एपिसोड से देखते आए हैं कि वो बिग बॉस जो कि दूसरे कंटेस्टेंट को तो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा लेता है। अच्छा, ऐसे ही मुझे एक कंटेस्टेंट याद आया बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का, पुनीत द सो कॉल्ड सुपरस्टार। पुनीत द सो कॉल्ड सुपरस्टार को उस सीजन में नंबर 2 की रैंकिंग दी थी ऑडियंस ने। अब चूंकि पुनीत की और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की बात निकली तो जरा 2-3 मिनट ना आप मेरी बात आप सुन लीजिए कि कैसे आप सबने देखा है कि उस सीजन में सलमान खान एक पीपड़ी बजाया करते थे, इस बार जनता ही है असली बॉस, इस बार जनता ही है असली बॉस। तो जनता ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नंबर 1 की रैंकिंग दी थी फुकरा इंसान को, नंबर 2 की रैंकिंग दी थी पुनीत द सुपरस्टार को। और ये सलमान खान जो कि वहां बोलते थे इस बार जनता ही है असली बॉस, कैसे उन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग पर पूजा को और नंबर 2 की रैंकिंग पर साइरस भरोचा जैसे नल्ले को बिठा दिया। तो उस सीजन में जब पुनीत सुपरस्टार ने घर के अंदर आकर अपने हक के लिए आवाज उठाई तो बिग बॉस ने उसे बाहर फेंक दिया, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपने बिग बॉस सीजन 12 में देखा था, जब शिवाशीष मिश्रा ने अपने हक के लिए एक स्टैंड लिया तो बिग बॉस ने 1 सेकंड में उसको बाहर उठाकर फेंक दिया। तो वो बिग बॉस जो कि दूसरे कंटेस्टेंट जो कि अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें बाहर फेंक देता है जस्ट बिकॉज कि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। बट यही बिग बॉस जो है वो सरेंडर कर जाता है जब डाकुओं के खानदान के चश्मो चिराग बिग बॉस को धमका देते हैं कि याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। ऐसा ही कुछ बोल रहे थे कि अगर हमारी इमेज और उसके संग कुछ हुआ तो फिर हम याद रखेंगे। याद रखेंगे मतलब वो इन शॉर्ट धमकी दे रहे थे ये गुणरत्न और फिर डाकुओं के खानदान के चश्मो चिराग और फिर डाकुओं के बैंडिट किंग, जिन्होंने कि कल नेशनल टीवी पर अपनी बैंडिट क्वीन का इंट्रोडक्शन भी दिया जमाने के सामने कि मैं और जयश्री ऐसे ऐसे, मतलब ये सब अपने रोमांस के किस्से कहानियां वो सुना रहे थे। कौन? गुणरत्न उर्फ बैंडिट किंग उर्फ डाकुओं के खानदान के चश्मो चिराग, जो कि कोर्ट में भी यही भूमिका रखते हैं, जो कि खुल करके एक बात कर रहे थे कि अन्याय करना जितना गलत है उससे ज्यादा गलत है अन्याय को सहना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और मैं यानी कि गुणरत्न इस चीज का कभी समर्थन नहीं कर सकता। अन्याय करना जितना गलत है, सहन करना या फिर अन्याय को होते हुए देखना उससे भी ज्यादा गलत है। मैं जेल में नहीं जाऊंगा, अन्न जल का मैं त्याग करता हूं। कौन? गुणरत्न और वो बैंडिट किंग। इतने भारी भरकम हैवी हैवी डायलॉग वो दिए जा रहे थे और अकेला गुणरत्न वर्सेस सारा घर, मतलब सारा घर जो है, सारे घर के कंटेस्टेंट वो एक अकेले गुणरत्न को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो समझ में आ रहा है कि भाई मतलब ये नेक्स्ट लेवल
लेवल का इंसान है और बिग बॉस भी कहीं न कहीं पछता रहा होगा, कोड़े मार रहा होगा खुद को वसीपुर के चचा की तरह कि कौन-सा मुहूर्त था जब गुणरत्न को इन्होंने एज़ अ कंटेस्टेंट साइन किया था। उन्होंने बोल भी दिया ना कि ये यहाँ कंटेस्टेंट के साथ खेलने-कूदने के लिए नहीं आए हैं, वो किसी और इंटेंशन से आए हैं और उनके लिए उनकी इमेज या ये कहें उनका जो ईगो है, और मैंने कल भी बोला है कि सब कुछ करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। और गुणरत्न जो कि एक नेता हैं, एक वकील हैं, एक डॉक्टर भी है और डाकुओं के खानदान से हैं, उनसे उद्धव ठाकरे भी डरते हैं, सरकार डरती है, दाऊद डरता है। वो भला ये चिलगोजे जैसे कंटेस्टेंट की बात क्यों फॉलो करने लग गए? और कल जिस तरह से उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो जो बोलते हैं, उस ओपिनियन पर या फिर उस सिद्धांत पर, उस उसूल पर वो डट करके खड़े रहने का दम रखते हैं, जो कि बाकी के बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट निकल कर के आता है, जो कि आई एम श्योर बाकी के जितने घरवाले हैं, उनके साथ-साथ कई सारे एक्स कंटेस्टेंट, कई सारे फैन्स और कई सारे जो लाइव रिव्यू करने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन सब ने उस पॉइंट को आई थिंक सिरे से नज़रअंदाज कर दिया होगा, बिकॉज़ जितने घरवाले हैं, उन सब ने तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर ही दिया। कल रात के एपिसोड में जब ये बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं और वो अपना वॉइस ओवर देते हैं कि भाई इरिटेट होने लग गया हूँ, तब भी वहाँ पर गुणरत्न साहब का ज़बरदस्त एक वन लाइनर था कि बिग बॉस आप 18 के हुए हैं, अभी तो आप जवान हुए हैं, वयस्क हुए हैं, एडल्ट हुए हैं, वोटिंग के राइट्स आपको मिले, आप अभी से इरिटेट हो गए। और बिग बॉस जो है वो इरिटेट क्यों हो रहा था? बिकॉज़ छम-छम पायलियाँ लेकर चलने वाली अनारकली जो है, वो दोनों हाथों में लड्डू चाहती थी, तो उसकी बातों से बिग बॉस इरिटेट हो गए थे। बट वहाँ पर भी गुणरत्न ने बिग बॉस को 2 मिनट में सीधा कर दिया। बिग बॉस वहाँ क्या चाह रहा था? बिग बॉस चाह रहा था कि जेल में जो 2 लोग बंद हैं, बग्गा और ये हेमा, ये इनमें से कोई एक जेल से बाहर आ जाए और किसको आप बाहर चाहते हो इसके लिए हाथ खड़े करो। तो चाहत द अनारकली जो है वो दोनों हाथों में लड्डू चाहती थी। अब यहाँ पर एक बात जो कि एपिसोड देखते-देखते मेरे दिमाग में तो आ गई। ऐसा नहीं कि मैं बाद में रिव्यू कर रहा हूँ तो बाद में दिमाग में ये बात आई होगी। उसी समय ऑन द स्पॉट मैंने सोचा कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है कि बिग बॉस ये लोग जेल में अपनी मर्ज़ी से गए हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि ये निकले? भाई तुमने आगे बढ़ के उड़ता तीर लिया है ना, तो भुगतो वो तीर लेने का नतीजा। लेकिन ये जो कंटेस्टेंट थे जो कि गुणरत्न को कन्विंस करना चाहते थे और स्पेशली वो सुंदरी मुंदरी, ये सुंदरी मुंदरी जो है ना ईशा एंड एलिस इन वंडरलैंड, भाई ये इतनी नेक्स्ट लेवल की नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं, मतलब चतुर चालाक लोमड़ी भी इन्हें देख कर के शर्मा जाए। इतनी धूर्त और मक्कार है ये सुंदरी मुंदरी, स्पेशली वो जो क्या नाम था उस लड़की का, ईशा, वो तो भाई खुद को वो समझ रही है बिग बॉस का कैप्टन। उसने बाहर जाकर के बोला भी ना, जब आपको नहीं जाना तो आप बिग बॉस में आते क्यों हो? आप शो में आए क्यों हो अगर आप जेल नहीं जा रहे तो? जबकि कितनी सहूलियत से ये लड़कियाँ भूल चुकी हैं कि बिग बॉस ने ही कहा था ना 2 दिन पहले कि महानता करने चली थी हेमा जी, तो वो जेल चली गई। अब जब जो बिग बॉस है उसने खुद ने कह दिया कि भई बिग बॉस ने किसी को जेल में नहीं भेजा है, बिग बॉस ने तो टास्क दी थी चाहत को। अब चाहत की गुड बुक्स में आने के लिए हेमा और बग्गा ने खुद ही आगे बढ़ के वो ले लिया उड़ता तीर, और जैसे वो राजपाल यादव का एक मीम है, पहले तो आगे बढ़ के ले लिया हम फर्स्ट, हाँ, हाँ, मैं, और फिर बाद में फट से रोने भी लग गए कि नहीं, नहीं ये क्या हो गया भई, हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो मतलब ऐसा है कि वो कंटेस्टेंट या वो प्राणी जिसने खुद अपने लिए वो रास्ता चुना है, उसके उसी रास्ते पर किसी और को आप ज़बरदस्ती क्यों भेजना चाह रहे हो? जबकि बिग बॉस ऑलरेडी बोल चुका कि भैया महानता की कीमत आप लोग चुका रहे हो। तो जहाँ बाकी के कंटेस्टेंट बिग बॉस का ऑर्डर मान लेते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, और बिग बॉस भी बाकी के कंटेस्टेंट अगर बात नहीं मानते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो बिग बॉस उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। बट ये गुणरत्न है जो कि बिग बॉस को उन्हीं के शो में रह कर के अपने अंगूठे के नीचे रख रहा है। तो भाई इस बंदे में काफ़ी गट्स है और उन्होंने कल दिखा भी दिया। खैर अब बात करते हैं सुंदरी मुंदरी की। स्पेशली ये जो सुंदरी मुंदरी में ये है ना, ये ईशा, पूरे घर में सिर्फ गुणरत्न ही इन्हें जेल जाने लायक दिख रहे थे। ये जो ईशा की जो पार्टनर है एलिस इन वंडरलैंड, उसका क्या कंट्रीब्यूशन? कोई कंट्रीब्यूशन है उसका? बिल्कुल नहीं। और जिस तरह से ये सुंदरी मुंदरी की जो मुंदरी है, ये कह रही थी कि आप आते ही क्यों हो शो में अगर आपको टास्क फॉलो नहीं करनी है। कल को अगर अविनाश को जेल जाने के लिए बोला जाएगा या फिर एलिस इन वंडरलैंड को जेल में फेंका जाएगा, तब ये दोनों भी मना करेंगे। और तब ये जो सुंदरी मुंदरी या ईशा, इन जैसे ये जो कंटेस्टेंट है ना, तब इनकी हिपोक्रेसी और दोगलापन बाहर आएगा कि किसी और के लिए कुछ और रूल बना लेते हैं कि आप शो में आए क्यों हैं? अरे शो में आए हैं वो अकेला थोड़ी आया है, और भी तो लोग हैं जो कि जेल जाने के काबिल थे। और इनफैक्ट अगर इन कंटेस्टेंट में थोड़ी-सी भी अकल होगी, तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भैया पूरे शो को अभी रन कर रहा है ये बंदा, और वो बंदा जो कि बिग बॉस से डायरेक्ट पंगा ले लेता है, तो उस बंदे का नाम सजेस्ट करके जेल जाने के लिए तो आपने मतलब अपना पावर वेस्ट ही कर दिया ना, बिकॉज़ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा आप लोगों ने चाहा था। जबकि और भी वहाँ पर मौके थे, वो चुम
नॉर्थ ईस्ट वाली लड़की, वो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, वो तो उल्टा और बग्गा और इसको हेमा को भड़काने लग गई कि भई ऐसा है कि ब उनका वीडियो बहुत अच्छा बना था, बट आज वो कर सकते थे बट वो कर नहीं पाए। इनडायरेक्टली वो बग्गा और हेमा को भड़का रही थी कि ऐसे तो ये आपके लिए बहुत आते हैं ये गुणरत्न, लेकिन आपके लिए जेल नहीं आए। क्यों आए इनके लिए कोई जेल? इन्हें कोई गुणरत्न ने थोड़ी ना जेल भेजा है। ये तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। इतनी सी बात ये कंटेस्टेंट समझ नहीं रहे हैं। और इसी दौरान आपने देखा होगा चाहत उर्फ अनारकली की जो वारिस है ना, उसका दोगलापन। ये मोहतरमा जब ग्रैंड प्रीमियर में इन्हें जेल जाने की सज़ा मिली थी या टास्क मिली थी, टास्क बोल देते हैं चलो इसको, तब इन्होंने मना कर दिया और किसी और को अपनी जगह जेल भेज दिया। अब कल इन्हें रिग्रेट हो रहा था, प्रायश्चित करना चाहती थी, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। अरे तो आप समझे कि कैसे, मतलब बिग बॉस ने 4 दिनों से चूतिया बना रखा है सबको। जब तुझको जेल जाना ही था तो पहले ही एपिसोड में चली जाती, लेकिन नहीं, कैसे मतलब वही एक जो इंसिडेंट हुआ ना उसके ऊपर 5 एपिसोड खर्च कर दिया है बिग बॉस ने। देवी जी, जब आपको जेल जाना ही था तो आप आते से ही चली जाती है ना भैया, इतना रायता फैला हुआ है। और बताइए सब भाई, चूतियापन नेक्स्ट लेवल का है। अब जेल जाना है इनको, क्या बकवास है। और बाकी के कंटेस्टेंट तो छोड़ो, वो जो सो कॉल्ड लाइफ कोच है और उसकी जो बीवी है, सारे भैया वो तो चुड़ैलों की जो वारिस है। कल भी आपने देखा कि कैसे ज़बरदस्ती में दूसरों के मुद्दों में घुसने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल एक सोशल मीडिया पे एक जो मीम वायरल होता है कि 2-3 लोग खड़े हैं, ज़बरदस्ती एक आदमी घुस कर के अटेंशन लेना चाहता है, वो प्राणी है ये सारा। कल आपने देखा किस तरह से ज़बरदस्ती में घुस रही है कि छोड़ दो, फिर बाहर आकर के चिल्ला रही है और अपने पति जो सो कॉल्ड लाइफ कोच एक्सपर्ट हैं, अफ़ीम या अफ़ीम जो भी नाम है इसका, भाई इस अफ़ीम को तो अच्छे से धोया है कल करणवीर मेहरा ने। जब ये सो कॉल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो हैं, ये करणवीर मेहरा की लाइफ के बारे में टीका-टिप्पणी कर रहे थे। जब करणवीर मेहरा और आई थिंक वो मुस्कान अनुपमा की लड़की, आपको कैसा लड़का चाहिए, वहाँ से बातचीत वगैरह शुरू होती है। तो ये लाइफ कोच एक्सपर्ट, ये क्या है कि भाई ऐसे लोग हैं, ये दूसरों की लाइफ पर टीका-टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सामने से जब कुछ आ जाए तो भाई आप गलत कर रहे हो, इट्स पर्सनल। और ऐसे जो लोग हैं ना, इन्हीं के लिए अंग्रेजी में एक कोट या कहावत कही गई है कि भैया डोंट प्ले विद द फायर इफ यू कैन नॉट टेक द हीट। तुम तो बोल सकते हो सामने वाले को उसकी फेल्ड मैरिज के ऊपर, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और मुझे यहाँ पर सही बता रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त अंदाज़ लगाना करणवीर मेहरा का, मतलब जिस तरह से उसने नेहले पर दहला मारा है। और ये जो सो कॉल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो बने घूम रहे हैं, इन्हें उन्हीं की दवा का कड़वा सा डोज़ इनके गले के अंदर तक घुसेड़ करके ठूँस दिया कि आप मेरे ऊपर बोल सकते हो, मैं आपके ऊपर क्यों नहीं बोलूँ? आप तो भैया मेरी फैमिली, ये वो। आई थिंक वो मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, इस तरह की वो बात कर रहा था कि मेरे को ज़्यादातर मैं फीमेल सराउंडिंग में रहा हूँ, पिताजी खत्म हो गए थे, तो वो फीमेल एनर्जी की बात से लेकर के कहाँ से कहाँ वो टॉपिक गया। और फिर बाद में जब करणवीर मेहरा ने पलटवार करा तो आपने देखा सो कॉल्ड लाइफ कोच एक्सपर्ट जो दूसरों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालने की टेक्निक सिखाते हैं, 2 सेकंड में कैसे वो बौखला गए कि तुमने मेरी वाइफ के बारे में कैसे बोला, ये बोला, वो बोला। भाई तुम भी तो उसकी फेल्ड मैरिज पर बोल। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सो कॉल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ को डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर निकालने की जो निंजा टेक्निक सिखाते हैं। देखो ऐसा है भैया, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक, ये सिर्फ़ बॉलीवुड या फिर बड़े शहरों में ही आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज़ हमारे देश में गाँव, देहात, स्मॉल टाउन्स में आप जाएँगे तो लोगों को डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता होगा। तो ये डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें क्या है, भाई ये बॉलीवुड और सेलेब्स के थ्रू थोपी जाती है, समाज को बरगलाया जाता है। अदरवाइज़ आप देखें गाँव देहात में किसी को डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता। तो ये जो लाइफ एक्सपर्ट बनकर के जो 2 लोग आए हैं, वो खुद कितने काइयाँ और मक्कार और कपटी हैं। स्पेशली उसकी जो वाइफ़ है सारा, वो तो कल दूसरों के मुद्दे में घुस रही थी और अपने पति से ही लड़ रही थी वो चटनी-वटनी माँगने के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो लाइफ एक्सपर्ट बन के घूम रहे हैं, ये अफ़ीम और उनकी जो बेगम, इनके ऊपर एक कहावत फिट बैठ जाती है कि खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। इस अफ़ीम चीज़ से खुद की बेगम तो संभलती है नहीं, चला वो दूसरों के ऊपर टीका-टिप्पणी करने के लिए। एनीवेज़ ये जो अफ़ीमची उर्फ़ ये जो सो कॉल्ड लाइफ़ एक्सपर्ट बना घूमता रहता है, इसको तो अब्बा बन कर के मस्त बजाया है करणवीर मेहरा ने। वो जो एक वायरल मीम है, अब्बा जो थे ना हमारे, वो मस्त हारमोनियम बजाया करते थे। तो इस अफ़ीमची को हारमोनियम, अरे भैया हारमोनियम, ढोलक, तबला हर तरीके से मतलब पकड़-पकड़ के जो बजाया है, मज़ा आ गया है। स्पेशली वो जो एकदम कूल काम अंदाज़ में, और जब वो बोलता भी है ना कि आप फ़िनिश कर लो, फिर मेरे को भी चांस देना क्योंकि मैं भी आपके पैटर्न ट्रिगर पॉइंट पर डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी अच्छा वो सेगमेंट था। तो ये गुणरत्न और ये जो करणवीर मेहरा वाला जो सेगमेंट था, ये काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा कल के एपिसोड के स्टार्ट में जब एंथम-वेंथम होता है, तो हम देखते हैं कि शेखू बाबा जो है ना, वो अपने किस्से, कहानियाँ, एम्बेसी, पासपोर्ट, फिर मधुबाला शो की बात कर रहे थे। शेखू बाबा कौन? अरे कलर्स का बेटा। अब ऐसा नहीं है कि विवेन डिसेना ने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया इसलिए हम उसको शेखू बोल रहे हैं।
रहे हैं, शेखू हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कलर्स का बेटा है और कलर्स को हम जिले इलाही बादशाह अकबर का तमगा देना चाहते हैं। तो कलर्स हो गया अकबर और उसका ये लखते जिगर उर्फ विवेन उर्फ शेखू, जिसके सामने है कनीज। कौन कनीज? अरे अनारकली, जिसे दूसरों के खर्राटों से बहुत तकलीफ होती है लेकिन 1.5 किलो के पायल लेकर छम-छम करके चलती है अनारकली। तब ये अनारकली नहीं सोचती कि इसकी पायलों की छम-छम से भी भई लोग डिस्टर्ब हो रहेंगे, किसी की नींद में खलल पड़ रहा होगा। वैसे ये जो कनीज़ अनारकली और जो शेखू है, ये वॉशरूम एरिया में कुछ बात करते हैं, जहाँ पर कनीज़ अनारकली बोलती है कि अब तू तड़क मत किया कीजिए मुझसे, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पर आप या तुम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी नॉर्मल और डिसेंट बातचीत हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने देखा शेखू का चाची-पंती वाला अवतार। अब क्या है कि वो जो अविनाश मिश्रा जो है, उसने तो चाची वाले तेवर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन शेखू जो है वो चाची-पंते वाले तेवर में आ गया और इधर कनीज़ अनारकली ने उससे बोला कि तू तड़ाक ना करा करे, तो ये शेखू आकर के सुंदरी-मुंदरी के सामने चाची-पंती दिखा देता, अभी वो बोली थी मेरे से कि तू तड़ाक मत करा करो, आप या तुम। आहा! भाई कुछ चीज़ें थोड़ा मर्दाना अंदाज़ में भी रखो, उसने बोल दिया तुमने सुन लिया। वहाँ ये मेरे को इस तरह की जो चुगलखोर टाइप की जो हरकतें करते हैं ना मेल्स, तो मेरे को कतई पसंद नहीं आते। और चूँकि ये जो शेखू है, ये तो ऑफ़िशियली अनाउंस करके आया है ना कि ये जिले इलाही का बेटा यानी कि कलर्स का बेटा है और 8 साल से जिले इलाही इसके पीछे पड़े थे। तो 8 साल के बाद फाइनली ये शेखू घर लौटा है, तो बिग बॉस उसको विनर बना के ही बाहर निकालेंगे। तो वो तमाम लोग जो कि शेखू को ऑलरेडी अपना फ़ेवरेट बना चुके हैं, भाई आपके सपोर्ट, आपके वोट वगैरह की उससे कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट में विनर लिखवा के लाया है अपने नाम के आगे। और आई थिंक जैसे कल वो बोल रहा था कि वो जिस भी कागज़ पे साइन करता है जिस पेन से, वो पेन रख लेता है। तो आई एम श्योर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा वायाकॉम के साथ, तो वो पेन भी रख लिया होगा कि ट्रॉफ़ी बाद में दे देना, अभी ये पेन पहले से रख लेता हूँ। तो काफ़ी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, मधुबाला जो शो था उसे मेल ज़्यादा पसंद किया करते थे, ये सारी बातें। फिर करणवीर मेहरा और ये इसकी शेखू की जयवीर वाली दोस्ती, इनकी बॉन्डिंग, इनकी केमिस्ट्री। अच्छा, ये करण और ये जो शेखू है, इनकी दोस्ती, इनकी बॉन्डिंग, इनकी केमिस्ट्री तो खैर लाजवाब है ही सही, इसमें तो कहीं कोई शक की बात है नहीं। लेकिन आपने हर सीज़न में देखा कि 2 ज़बरदस्त दोस्त होते हैं, फिर उनमें मतलब एक दरार डालने की कोशिश कर देता है बिग बॉस। वैसे इन दोनों दोस्तों में मेरे को अभी करण तो भी थोड़ा-सा डिसेंट लग रहा है। बट अगर शेखू की बात करें, तो शेखू का जो बिहेवियर और जो उसकी बातें हैं ना, मतलब काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जैसे कि एक दिन पहले शेखू ने खुद कहा था कि वो एसी बहुत तेज़ था तो मेरे को ठंड लग रही थी, बट बाद में कोई और वही रीज़न दे दे तो एक्सक्यूज़ बना रहे हो। और कल भी आपने देखा शेखू का दोगलापन, जब ये सारा कलेश तांडव वगैरह खत्म हो जाता है और जब अगली मॉर्निंग होती है और ये जो गुणरत्न साहब उर्फ डाकुओं के खानदान के चश्मोचराग, जब ये शेखू से पूछते हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी देर एक्टिंग कर सकते हो, तब ये शेखू क्या बोला था, अरे भाई साहब ये रियलिटी शो है, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ कोई एक्टिंग थोड़ी कर सकता है। बट यही जो शेखू है, ये कनीज़ अनारकली के लिए क्या बोलता है कि भैया स्टार्ट में कोई एक्शन बोल के चला गया है, अब तक एक्टिंग कर रही है। मतलब तुमसे अगर कहा जाए कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, तो ये रियलिटी शो है, यहाँ कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। और वो तमाम कंटेस्टेंट जो शुरू से ही एक कार्ड प्ले करना शुरू कर देते हैं, अरे ये रियलिटी शो है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं है। आपको याद है ना पिछले सीज़न में चोमू कुमार, सबसे ज़्यादा एक्टिंग उसने करी, सबसे ज़्यादा स्क्रिप्ट उसने फ़ॉलो करी, बट वही इंसान डिनाई करता था कि कोई एक्टिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान हर सीज़न में बोलते हैं, ये रियलिटी शो, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, सब जो करते हैं कंटेस्टेंट करते हैं। क्या इस सीज़न में जो कुछ हो रहा है वो कंटेस्टेंट कर रहे हैं? बिग बॉस ने ही तो जेल जाने का टुनटुना शुरू करा था और ये सारा फसाद इस अनारकली से ही शुरू हुआ है। अगर ये अनारकली उसी दिन जेल चली जाती तो इतने तनाव, तांडव इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आपका क्या है कहना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।